नेम ऑफ द यूनिट इज, यूनिट का नाम इज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एंड इस यूनिट में 3 चैप्टर्स आएंगे, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 एज पर संदीप गर्ग, ठीक है। अगर यू हैव TR जैन या फिर NM शाह या फिर कोई और मिस्टर गोयल, ठीक है, तो सब में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होगा, लेकिन यूनिट का नेम सेम रहेगा। एंड दिस कैरीज 12 मार्क्स आउट ऑफ 40, so you can understand how important it is for you all. Now we are going to start with chapter number 7 पे। Obviously ऐसा तो नहीं है हम पहले 9 उठा लेंगे, 8 उठा लेंगे, it has to go in the sequence, तभी it's going to go in your heads, ठीक है। So चैप्टर नंबर 7 में सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1 दैट वी हैव टू कवर अप टुडे इन वेरी डिटेल इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। अब ये वर्ड डेफिनेटली आप लोगों ने पहले सुना है, दिस इज टॉपिक नंबर 1, एग्रीगेट डिमांड। अगर मैं क्लियरर टर्म्स में बात करूं, भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है कि भाई जब एक सिंगल इंडिविजुअल को भूख लगती है, प्यास लगती है, तो वो इंडिविजुअल डिमांड करता है। एक इंडिविजुअल जब इनकम अर्न करता है तो उसको इंडिविजुअल इनकम कहते हैं। वैसे ही जब इकोनॉमी में बहुत सारे नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी जब जिन गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करती है, जैसे कि हम सबको इस टाइम पर मास्क चाहिए, एग्रीगेट डिमांड हो गई, या फिर हम सारे 135 जो हमारी करोड़ जनता है, इन सबको मिलकर जितनी गुड्स एंड सर्विसेज की नीड है, वो सारी की सारी जो डिमांड है उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। आप समझ रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड कितना इंपॉर्टेंट है। एग्रीगेट डिमांड कम्स अंडर योर मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाई? बिकॉज इसमें आप पढ़ते हो अबाउट द स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। पूरी की पूरी इकोनॉमी, ये आपकी इकोनॉमी है, इसमें हमारी ये पॉपुलेशन है 135 करोड़, इन सब की क्या है, कुछ ना कुछ डिमांड, कुछ ना कुछ नीड, कुछ ना कुछ वांट। तो इन सबको अगर हम ऐड करें तो हमें क्या मिलेगी, एग्रीगेट डिमांड, जिसको हम बोलते हैं AD। सो एग्रीगेट डिमांड और कुछ नहीं है, एग्रीगेट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ डिमांड ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स इन एन इकोनॉमी। तो पूरी की पूरी इकोनॉमी, आप लिख लीजिए इस बात को, आपके दिमाग में रहेगा that when we study aggregate demand, we study that the economy as a whole. Aggregate demand has an economy as a whole. अब इसको फर्दर समझने के लिए we are given certain factors जिसके बेसिस पर हम इस aggregate demand की स्टडी को ब्रश अप करते हैं और थोड़ा सा एनहांस करते हैं। Whenever we say about aggregate demand, there are few things that is going to relate, that is called components of aggregate of demand. Components of aggregate demand, तो अब मैं शॉर्ट में लिख सकती हूँ AD, एंड ऐसा नहीं है कि मैं यूज कर रही हूँ और आप नहीं कर सकते। ये AD is an universal abbreviation for aggregate demand. अब ये डिमांड खाली आपकी नहीं है, खाली मेरी नहीं है, खाली हम इंडिविजुअल्स की नहीं है, फर्म्स की नहीं है, बल्कि पूरे देश की है। अब देश जो हमारा है और जो उसकी नीड्स हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। डू यू नो दिस थिंग? अगर आप याद करो, आपने एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ, याद है आपको, एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ नेशनल इनकम किया था कि जो हमारी डिमांड है उस पर हम क्या करते हैं, खर्चा। हम अपनी इनकम का क्या करते हैं, हम अपनी इनकम का यूज़ करते हैं टू फुलफिल आवर नीड्स। तो यानी कि जब हम अपनी इनकम को स्पेंड करते हैं तो हम एक्सपेंडिचर करते हैं, हम खर्चा करते हैं, और वो खर्चा किसका पार्ट है, सारा का सारा एग्रीगेट डिमांड का पार्ट है। डिड यू अंडरस्टैंड? बहुत सिंपल है। मैं 1 लाख रुपए महीना कमाती हूँ, इससे मैं अपनी नीड्स वांट डिजायर्स पूरी करती हूँ, तो वो 1 लाख रुपए मेरा क्या हुआ, मेरी उससे फुलफिल करे जाने वाली सारी गुड्स एंड सर्विसेज मेरी क्या हो गई, डिमांड, मेरी टोटल डिमांड। ऐसे हर एक इंडिविजुअल की इकोनॉमी में डिमांड होती है, और वो सारी डिमांड को जब हम एक्यूमुलेट करते हैं तो क्या बन जाता है, एग्रीगेट डिमांड बन जाता है। सो जब हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स की, सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज कॉल्ड, जस्ट अ सेकेंड, let me remove this part, is called the
डिमांड ऑफ या फिर एक्सपेंडिचर ऑफ, ये भी बोल सकते हो, ऑफ प्राइवेट या फिर हाउस होल्ड सेक्टर। यू गेट द पॉइंट? हाउस होल्ड इज नॉट अ न्यू टर्म फॉर यू ऑल। आपको पता है हाउस होल्ड रिप्रेजेंट्स यू ऑल, हाउस होल्ड रिप्रेजेंट्स मी, योर नेबरहुड, माई नेबरहुड, आवर फैमिलीज, आवर फ्रेंड्स। सो हम सब मिलकर जो डिमांड करते हैं वो एग्रीगेट डिमांड है, यू नो। सो एग्रीगेट डिमांड में सबसे पहला कंपोनेंट ही यही है, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट या फिर हाउस होल्ड्स की जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होती है। कंजम्पशन वर्ड हमें पता है ना, जो हम कंज्यूम करते हैं, एंड कंजम्पशन पे जो हम खर्चा करते हैं उसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको आपने डेफिनेटली पढ़ा हुआ है एज PFCE, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो उसी को बोला हमने प्राइवेट या फिर हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये भी सारा हमारा क्या है, इन एन अकाउंटिंग ईयर, एक पूरे साल में जो भी आप, मैं, हमारी फैमिली, नेबरहुड, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं वो सारा किसका पार्ट है? प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो वो भी एग्रीगेट डिमांड का पार्ट है। क्लियर? नंबर 2 वी हैव व्हाट? कैन यू गिव मी एन आइडिया? सेकंड कौन सा इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारी इकोनॉमी का जिसके बिना हमारी डिमांड पॉसिबल ही नहीं है? वी कैन नॉट टॉक अबाउट इट। टेल मी, टेल मी, टेल मी, टेल मी। After private sector, after you and me, which is the next important sector which is part of the economy? Government is one part, Kanu, very good. Definitely it is part of this. Something else, public sector. नहीं यार, I'm not dividing the sectors into public and private. So कशिका नहीं. Investment कौन करता है? कौन करते हैं investment? Not agriculture, no, we are not talking about tertiary, primary and secondary, but you people are on the right track. So let me tell you, getting back to the screen, that is called, जैसे कानू ने बोला, it's called the firm sector. जो producers है यार, obviously यार, सोचो यार, आपको कुछ चाहिए तो वो कौन पैदा करके देता है? आसमान से तो नहीं टपकता ना, है ना? Obviously वो कहाँ से आता है? वो firm से आता है, जिसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। सो एक पूरे अकाउंटिंग ईयर में, एक पूरे के पूरे आप मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर में जो भी टोटल खर्चा जितनी भी प्राइवेट फर्म्स करती हैं किस पर? ऑन कैपिटल गुड्स। यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, या शॉर्ट में लिख लूँ एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल के लिए बता देती हूँ मैं, जैसे कैपिटल गुड्स हो गए, ठीक है। देन आप बोल सकते हो जैसे कि बिल्डिंग, इन्वेंट्री, ये सब आपने पढ़ा हुआ है ना, मशीनरी। इस पर तो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर खर्चा तो करेगा, तभी तो आगे जाकर वो क्या करेगा? यस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा। सो इट्स वेरी ऑब्वियस, दिस इज नॉट समथिंग न्यू, बस थोड़ा सा न्यू वे में पढ़ रही हैं, बट दिस इज ऑल समथिंग दैट यू पीपल आर अवेयर ऑफ वेरी वेल। कैपिटल गुड्स हो गए, मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट्स हो गया, बिल्डिंग हो गया, एंड जस्ट टू नेम अ फ्यू। कितने सारे और चीज़ें होती हैं जिस पर फर्म खर्चा करते हैं। तो ये हमारा खर्चा, ये फर्म का खर्चा। अब कानून ने पहले ही बता दिया, थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी विच इज कॉल्ड द गवर्नमेंट सेक्टर। सो भाई गवर्नमेंट भी क्या करती है? खर्चा। तो गवर्नमेंट का भी एक्सपेंडिचर लिख दिया। अब गवर्नमेंट का खर्चा तो भाई पूछो ही मत तुम, यू पीपल आर अवेयर ऑफ यार, जस्ट अ लॉन्ग लिस्ट। वावड़ा नंगल डैम से लेकर पावर प्लांट्स, लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, सिक्योरिटी, एवरीथिंग इज अंडर गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का वो खर्चा क्या हो गया? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सिंपल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनी गेसेस? एनी गेसेस? जिस सेक्टर के बिना भाई हम तो वर्ल्ड इकोनॉमी नहीं बन सकते, हम ग्लोबल इकोनॉमी नहीं बन सकते। कम ऑन टेल मी, क्विक क्विक। जिन्होंने कल चैप्टर कर रहा था इंडियन इको का, थर्ड मेरे साथ कर रहे थे, कौन सा सेक्टर है जिसके बिना इंडिया जो आज है, पहले मतलब वी कुड नॉट हैव बीन सेल्फ रिलायंट, आज हम यहाँ पे इतने इंडिपेंडेंट नहीं होते। इम्पोर्ट, तो उस सेक्टर को क्या बोलेंगे? इम्पोर्ट इज पार्ट ऑफ दैट सेक्टर। सेक्टर को क्या बोलेंगे? फॉरेन सेक्टर। गेटिंग टू द पॉइंट, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, फॉरेन गुड्स खरीदना एंड फॉरेन गुड्स को फॉरेन कंट्रीज में अपने इंडियन गुड्स को सेल करना, दैट इज ऑल अंडर योर फॉरेन ट्रेड।
फाइन. सो आफ्टर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमारा सबसे बड़ा जो इम्पॉर्टेंट सेक्टर है दैट इज कॉल्ड द फॉरेन सेक्टर. मैंने आप एज यू ऑल नो फॉरेन सेक्टर से रिलेटेड जो हम इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पढ़ते हैं उसका जो नेशनल इनकम में आपने डिटेल में पढ़ा है बाय द नेम ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स विच इज एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, एक्स फॉर एक्सपोर्ट्स एंड एम फॉर इम्पोर्ट्स. वैसे पता होगा ये सब चीज़ें बट स्टिल माई वर्क इज टू मेक यू रिमाइंड. क्लियर? सो जब भी हम एग्रीगेट डिमांड के बारे में बात करते हैं सबसे पहले इनिशियली वी हैव टू स्टडी कि भाई एग्रीगेट डिमांड बोले तो हम सब की डिमांड, हम सब मतलब हमारी पूरा देश. तो हमारे देश में 4 सेक्टर्स हैं. वी हैव द प्राइवेट सेक्टर्स जिसमें आप और मैं हैं एंड डेफिनेटली पीपल अराउंड अस. सो हमारा खाना पीना घूमना फिरना सब कुछ किसका पार्ट है? प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट है. ठीक है. देन सेकेंडली फर्म सेक्टर. भाई अब सोचो ना हमारी डिमांड करने से क्या होता है. अब गर्मी है एसी चाहिए, अब हम एसी खरीद कर अपना प्रीवियस सीए में इंक्लूड कर रहे हैं उसको, लेकिन एसी बना कौन रहा है? प्राइवेट सेक्टर. कैपिटल गुड्स खरीद रहा है, मशीनरी, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स, इन्वेंट्री, कितनी सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है. थर्ड गवर्नमेंट. भाई गवर्नमेंट तो हम जानते ही हैं वो खर्चा वो कंजम्पशन भी करती है और इन्वेस्टमेंट भी करती है, दोनों चीज़ें आ जाती हैं. लास्टली विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट्स. दैट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स विच इंक्लूड्स हमारे देश में पैसा आना एंड देश से पैसा जाना. इसको हम नेट एक्सपोर्ट्स कहते हैं. सो वेन एवर वी से, यहाँ पर मैं इसके छोटे छोटे वो लिख देती हूँ, एक्रोनिम्स बना देती हूँ विच इज़ इम्पोर्टेंट. PFC इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं C. AD जैसे एग्रीगेट डिमांड को बोलते हैं AD, वैसे ही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड्स इज कॉल्ड C. देन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय फर्म्स इज कॉल्ड I. एंड देन गवर्नमेंट जो खर्चा करती है उसे बोलते हैं शॉर्ट में G, और जो नेट एक्सपोर्ट्स होता है उसको बोलते हैं X माइनस M. तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, तो आप बोलोगे मैम इट्स सो सिंपल, इट इज C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M. टिंग डोंग. कितना सिंपल है. एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड्स, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय फर्म्स, government expenditure plus net exports which includes exports, total exports minus total imports. Any doubts so far? वैसे मैं इतना अच्छा पढ़ाती हूँ कोई दिक्कत नहीं आएगी. हो गया. चलो ठीक है. So taking it further, लेट्स टॉक अबाउट. अब देखो यहाँ तक आपका थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हुआ. अब हम यही बात करेंगे एग्रीगेचर कह रही हूँ, एग्रीगेट डिमांड के बारे में ही, बट इसको थोड़ा सा प्रिसाइज कर देंगे इनटू 2 सेक्टर मॉडल. ठीक है. सो यू कैन राइट डाउन दी हेड अप एज दैट वी आर गोइंग टू प्रिसाइजली टॉक अबाउट एग्रीगेट डिमांड इन केस ऑफ 2 सेक्टर मॉडल. सो 2 सेक्टर मॉडल में 2 ही चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट आएगी. नंबर 1 इज वी ऑल नो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड सेक्टर करता है, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो फर्म्स करता है. ये कौन करता है? हाउस होल्ड्स. एंड ये कौन करता है? फर्म्स करते हैं. हाउस होल्ड्स फर्म्स, हाउस होल्ड्स फर्म्स. क्लियर? ठीक है. सो अब इसको कॉन्टिन्यूएशन हम यहीं से करेंगे, बट डिटेल में अब जैसे पीछे आपने जो टॉपिक पढ़ा वो यूजुअली एज अ 3 मार्कर एग्जाम में आ सकता है. दैट व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट डिमांड एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड. सो आपको उसको थ्योरेटिकली विद so many examples you have to elaborate it. Now taking it further, जहाँ से हमारा technical aspect start होता है of this chapter, you are going to talk about what is aggregate demand and how do we make schedules, equations, diagrams using the 2 sector model. अब 2 sector इसलिए भी लेते हैं क्योंकि भाई ग्राफ बनाएंगे, तो अब ग्राफ में तो 2 ही एक्सेस होते हैं x और y. अब कंपोनेंट्स 4, तो आपको कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई तरीके से समझाने के लिए
फर्दर इकोनॉमिस्ट ने उसको 2 सेक्टर मॉडल में क्लियर कर दिया। ठीक है, लेट्स टेक इट फर्दर। इसको समझने के लिए, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, सो आई विल नॉट टॉक अबाउट इट अगैन, बोर करना आपको। लेट मी टेक अ स्केड्यूल, सीधा सीधा, ठीक है, घुमा फिरा के क्या बात करनी, सिंपल चीज़ें। अब अगर मैं बात करूं, आपसे ही पूछती हूँ, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या चाहिए, बताओ। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या चाहिए, टेल मी, क्या चाहिए? कंजम्पशन कैसे करोगे, इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे? क्या चाहिए बताओ? कम ऑन यार, इट्स सो सिंपल। कंजम्पशन, आपको अपनी नीड पूरी करने के लिए क्या चाहिए? माँ बाप से क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, मेरे बड़े अच्छे हो तुम, मनी। अब आई ना बात, तुम्हारे मुद्दे की बात करी ना, मतलब की बात करी ना, मनी चाहिए। दैट मीन्स दैट कंजम्पशन भी और इन्वेस्टमेंट भी बिना पैसे के नहीं हो सकती। कैपिटल कह लो, मनी कह लो, इनकम कह लो, एक ही बात है। मनी, कैपिटल, इनकम, फाइनेंस, फंड, सब भाई बहन है। सो व्हेन इट कम्स टू कंजम्पशन एंड फर्म्स के स्केड्यूल में सबसे पहला जो कॉलम भी बनेगा वो किसका बनेगा? इनकम का बनेगा, क्योंकि बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं होता। एंड इनकम को हम रिलेट करते हैं बाय कैपिटल वाई। और ये प्लीज़ शेड्यूल मेरे साथ साथ बनाना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। देन इनकम जब आ गई हमारे पास, तो उससे बेस्ड हमारी क्या है? कंजम्पशन है। जिसको आप बोलोगे सी। और इसी कंजम्पशन के बाद हमारी नेक्स्ट चीज़ क्या है? इन्वेस्टमेंट है, जिसको हम बोलेंगे आई। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी क्या है? एग्रीगेट डिमांड, जो हम निकालेंगे कैसे? कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को ऐड करके। आई थिंक इट इज साउंडिंग रियली सिंपल। पैसा होगा तो कंजम्पशन भी होगी, पैसा होगा तो इन्वेस्टमेंट भी होगी, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट होगी तो भाई एग्रीगेट डिमांड भी बन जाएगा। बूंद बूंद सागर। हाउ सिंपल इट इज ना। सो टेकिंग इट फर्दर, लेट्स टॉक अबाउट इनकम। क्या है? जीरो। ऐसा होता है ना, कई बारी लॉकडाउन में हुआ था, तो मान जाओ ऐसा हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इनकम जीरो, तो क्या जीरो लेवल ऑफ इनकम पर हमारी कंजम्पशन भी जीरो हो सकती है? नहीं। नहीं, बिल्कुल सही बोला राहुल ने, शायद, है ना? राहुल ने बोला ना? राहुल क्यों? हाँ, राहुल क्यों? क्योंकि मैम कंजप्शन करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है, बेसिक नीड्स तो भी। यानी कि लॉकडाउन था, लेकिन फिर भी हमने क्या करा? अपनी या तो सेविंग्स का यूज़ किया, है ना? हाँ, डिश सेविंग। डिस सेविंग्स, वेरी गुड। हमने डिस सेविंग्स करी, या फिर हमने क्या करा? हमने अपने एसेट्स को सेल ऑफ किया, डिस इन्वेस्टमेंट करी, या फिर हमने बोरोइंग्स करी, उधार ले लेके घर चलाया, काम चलाया। कुछ तो जुगाड़ किया ना, जुगाड़ तो किया ना। दैट मीन्स कि कंजम्पशन कैन नेवर बी ज़ीरो। तो यहाँ जो मैंने ज़ीरो लिखा है ना, इसको मुझे चुपचाप रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग बिना कंजम्पशन के सरवाइव कर लें। कंजम्पशन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव इवन दो देयर इज ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम। अब आप सोचोगे मैंने 40 क्यों लिखा? मैंने 40 ऐसे ही लिखा। आप 20 ले लो, 60 ले लो, 100 ले लो, बिकॉज आप भी जानते हो इकोनॉमिक्स, बीइंग एन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, की जब हम स्केड्यूल्स बनाते हैं तो हम हाइपोथेटिकली सोचते हैं, हम नंबर्स के थ्रू, वैल्यूज के थ्रू अपने फाइनल कंक्लूजन्स तक पहुंचते हैं, राइट? सो आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट अगेन कि इनकम जीरो होने पर भी हमारी कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकती, बिकॉज राहुल ने बिल्कुल सही टर्म यूज किया, दैट इज कॉल्ड डिस सेविंग्स। कि ऐसा नहीं हो सकता कि भाई हम अपनी खाना पीना, चलो घूमना फिरना, अपनी बेसिक नीड्स तो पूरी करेंगे ना, तो उस बेसिक नीड्स के लिए जो हमें पैसा मिलेगा वो डिस सेविंग्स कहलाई जाती है। दैट इज यूजिंग योर प्रीवियस सेविंग्स। यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ डिस सेविंग वर्ड। डिस सेविंग मतलब आप चाहे लिख लो यूजिंग, कंज्यूमिंग योर ओल्ड सेविंग्स।
जब न्यू इनकम जनरेट नहीं होती तो आप अपनी पुरानी सेविंग्स का यूज़ करते हो, दैट इज कॉल्ड डिस सेविंग्स। क्लियर है? ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात पूछूं कि इनकम हमेशा ज़ीरो तो नहीं रहेगी, हम ये सोच कर चलेंगे ना यार कभी तो ज़्यादा कमाएंगे, तो मैं मानकर चल रही हूँ कि हम अब हमारी इनकम बढ़ रही है। आई एम अज्यूमिंग कि हमारी इनकम राइज हो गई एंड मैंने इसको कांस्टेंट रेट पर इंक्रीज किया, 100 100 100 100 100। सो द इनकम लेवल इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। ऐसा हम हाइपोथेटिकली सोच कर चलते हैं दैट द इनकम राइजेज एट अ कांस्टेंट रेट। अब सिंपल सी चीज़ है यार, अगर इनकम कांस्टेंट रेट पे बढ़ रही है सो वी अज्यूम कि हमारी कंजम्पशन भी कांस्टेंट रेट पर ही बढ़ेगी। सिंपल सी बात है यार, आप कमाओगे ज़्यादा तो खर्चा भी करोगे ज़्यादा, यस और नो। आपकी पॉकेट मनी बढ़ेगी तो आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। मेरी एक हाउस होल्ड की इनकम बढ़ेगी तो खर्चे भी बढ़ेंगे। दैट मीन्स इनकम विच इज मेंशन्ड एज वाई and C which is mentioned as consumption expenditure, they are directly proportionate. They are directly proportionate. Yeah, purchasing power increases. Kanu is right. Purchasing power means हाथ में ना खुजली होती है जब पैसा आता है ना। खर्च दो, जब तक इसको निपटा कर आग लगा के नहीं आते ना कहीं पर, तब तक चैन की नींद नहीं आती। ऐसे ही होता है ना, मेरे साथ तो होता है। So that means when the income of the consumer rises, तो आप ये लिख लो ऐसे, यहाँ पे बना लो कहीं पर भी एक साइड में ऊपर नीचे, इंपॉर्टेंट ये पॉइंटर। एक तो डिस सेविंग्स बताया, ठीक है, दैट इज यूजिंग पास्ट सेविंग्स। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, यूजिंग कंज्यूमिंग पास्ट सेविंग्स। एंड एक मैंने आपको बताया पॉइंट कि भाई इनकम बढ़ेगी वाई तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी, तो इनके बीच क्या हो गया, डायरेक्ट रिलेशन हो गया। ठीक है, जब इनकम ज़ीरो थी तो कंजम्पशन ज़ीरो नहीं थी, ये भी एक पॉइंट है। क्यों? क्योंकि राहुल ने सही बोला ना कि भाई बेसिक नीड्स तो होगी, पास सेविंग्स तो हम करेंगे ही ना कुछ तो होगा हमारे पास फॉर कंजम्पशन। माय मॉम ठीक है, सो दैट मीन्स जस्ट अ सेकंड गाइस, या अम्मा बोलो अम्मा। सो क्लियर। देन अब मैंने बोला कि आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपकी कंजम्पशन भी डेफिनेटली बढ़ने वाली है, दैट मीन्स, बट मैंने बोला कांस्टेंट रेट पे। उसका रीज़न है, अभी आप समझोगे जब आप डायग्राम बनाओगे। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि हर बारी जब यहाँ पर मेरी इनकम में चेंज आ रहा है 100 से, तो यहाँ पर मेरी कंजम्पशन में चेंज आएगा 80 से। ऐसा मैंने अपना मान लिया। आप 40 से बढ़ा लो, 60 से बढ़ा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे प्लस 80 हो गया 120, प्लस 80 हो गया 200, प्लस 80 हो गया 280, प्लस 80 हो गया 360, प्लस 80 हो गया 440 एंड प्लस 80 हो गया 520। तो मैंने हर बारी क्या करा, 80 से कॉन्स्टेंटली इसको इंक्रीज कर दिया। इनकम बढ़ रही है 100 से, कंजम्पशन बढ़ रही है 80 से। ये मेरा हाइपोथेटिकल शेड्यूल है, तो मैंने अपनी मर्जी से लिया है। आप अपने शेड्यूल में अपनी मर्जी से भी ले सकते हो, बट मैं पूरे साल यही टेबल समझाऊंगी ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए और एग्जाम में जब आपको समझाने को आएगा, सो यू हैव टू मेक द डायग्राम, यू हैव टू मेक द शेड्यूल, यू हैव टू यू नो सब कुछ खुद से अज्यूम करना पड़ता है एंड एट टाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप समझ सकते हो ना? क्लियर है यहाँ तक? नाउ इन्वेस्टमेंट हम अज्यूम करते हैं, इन्वेस्टमेंट हमारी एजम्पशन होती है। इन्वेस्टमेंट में एजम्पशन क्या होती है कि इन्वेस्टमेंट हमारी कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब नो चेंज। इन्वेस्टमेंट हमारी कांस्टेंट है, मतलब इन्वेस्टमेंट मतलब नो चेंज। मैंने अज्यूम कर लिया 20, तो 20 20 20 20 20 20 ज़्यादा तो नहीं ले लिए, 2 3 4 5 6 ज़्यादा हो गया ना, 2 3 4 5 6 7 8 एक ज़्यादा हो गया 20। तो ये मेरी कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं। वी अज्यूम कि हमारी इन्वेस्टमेंट सेक्टर में कोई भी चेंज नहीं है, इट इज़ नॉट अफेक्टेड
विद द चेंज इन इनकम. इनकम बढ़ रही है बट हमारी इन्वेस्टमेंट सेम है, और इस इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं, चाहे तो यहाँ लिख लो, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट. ऑटोनॉमस एक वर्ड है इकोनॉमिक्स में जो रिलेट करता है टू समथिंग विच यू हैव अज्यूम टू बी कांस्टेंट. ठीक है, ऑटोनॉमस रिलेट्स टू अ वर्ड दैट यू अज्यूम टू बी कांस्टेंट. ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हमें बोलते हैं, उसे बोलते हैं जब हमारे इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं. अब एडी, क्या आपको मेरी हेल्प चाहिए निकालने के लिए? नहीं ना, डेफिनेटली. तो जल्दी से निकालो. एडी क्या होगा? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. पहले लेवल पर 60, 140, 220, 300, 380, 460, 540. ये हमारी क्या हो गई? एग्रीगेट डिमांड. समझे आप कैसे किया हमने? पहले इनकम थी, इनकम पर बेस कंजम्पशन से बाद इन्वेस्टमेंट, एंड देन दिस इज द सम ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. तो हमने सिर्फ इन दो रोज को प्लस करा और एग्रीगेट डिमांड निकाला. So in short, we have come to a conclusion that इनकम इंक्रीज हो रही है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रही है, बट हमारी कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस. इसमें कोई चेंज नहीं. एंड एज वी कैन से कि भाई एग्रीगेट डिमांड, अगर इनकम बढ़ रही है तो एग्रीगेट डिमांड जो टोटल डिमांड है वो भी बढ़ रही है. पहले ये टेबल देख लो, समझ लो, फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाऊंगी, फिर कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बनाऊंगी. क्लियर है गाइस? एनी डाउट्स? नहीं है ना? चलो टेबल बना लिया सबने कि मैं रिज्यूम. सो टेकिंग इट फर्दर, एक डायग्राम बना लेते हैं पहले, तो फिर डिटेल में बात कर लेते हैं दोबारा से. ठीक है, वाई एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस. ठीक है, सिंपल है. एक्स एक्सिस पे हम लेंगे इनकम, क्योंकि भाई इनकम ही एक फैक्टर है जो दोनों को इफेक्ट कर रहा है. किसको? कंजम्पशन को भी और इन्वेस्टमेंट को भी. तो इनकम हमने ले लिया ऑन एक्स एक्सिस, एंड जो हमारी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, उसको भी हमने ले लिया कहाँ पर, या फिर हम सीधा एडी भी लिख सकते हैं. एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई भी लिख सकते हैं. ये भी यहाँ लिख दिया रुपीज़, और यहाँ पर लिख देंगे इन करोड्स. ये सब कुछ इन करोड्स होता है. यहाँ पर भी इनकम रुपीज़ इन करोड्स, क्योंकि पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है ना. सो इन थाउजेंड्स इन लैक्स नहीं होता, इट इज ऑलवेज इन करोड्स. अब सिंपल सी बात करते हैं. अभी हमने बात करा इनकम बढ़ी, कंजम्पशन भी बढ़ी, आय क्या रहा? कांस्टेंट, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ा. यही चार बातें समझ में आई हैं. इससे कुछ अलग तो नहीं किया हमने. क्लियर है? सो अगर इनकम बढ़ रही है, सपोज इनकम पहले कितनी थी? 100, 0, फिर 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400 एंड 500 एंड सो ऑन. दैट मीन्स विद इंक्रीज इन इनकम, अगर आपको ये भी याद हो कि आपकी जो क्या कहते हैं वो इन्वेस्टमेंट है वो भी क्या थी? कांस्टेंट. ये रहा हमारा इन्वेस्टमेंट लेवल आय, इसको हमने मेंशन कर दिया से एज आय. ठीक है, ये भी हमने बना दिया आय कर्व. इन्वेस्टमेंट कर्व बन गया. एंड इन्वेस्टमेंट कर्व कैसा बना है?
इन्वेस्टमेंट कर्व कैसा बना है? पैरेलल टू, इन्वेस्टमेंट कर्व कैसा है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस. पैरेलल टू एक्स एक्सिस. But why? Why? Because मैम इट इज कांस्टेंट. yes, because it is autonomous. It is constant. It is autonomous. It is constant. It does not change with change in income. Income is increasing. Income is zero. Income is falling. It hardly matters to I. So it is independent of income, and therefore that is called I. I curve is straight horizontal line parallel to x-axis. Then consumption की बात करें. याद करो जब आपने टेबल पीछे बनाया था तो इनकम आपकी जीरो थी, बट आपकी कंजम्पशन तब भी जीरो नहीं थी. दैट मीन्स कभी भी आपका इनकम कर्व ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होने वाला, कभी भी नहीं. और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी इनकम कितनी थी? जीरो. आपकी आय तब कितनी थी? 20. लेकिन आपकी कंजम्पशन कितनी थी? 40. दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट 20, कंजम्पशन 40. यानी कि इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा. अगर यहाँ 20 है ये इन्वेस्टमेंट, तो कहीं ना कहीं 40 यहाँ होगी आपकी कंजम्पशन, यहाँ होगी आपकी कंजम्पशन. तो यानी कि आपका कंजम्पशन कर्व यहाँ से डिराइव होगा. दिस इज योर कंजम्पशन कर्व मैम? सीसी. या डियर, ये जीरो से नहीं बनेगा ना नहीं लेकिन? बन सकता. क्यों? क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकती, बिकॉज हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं. हम मूवी नहीं आपने जाएंगे. जीरो पे ज्वाइन किया मैम, आपने जीरो पे ज्वाइन किया? नहीं, मैंने जीरो से ज्वाइन नहीं किया. मैंने जीरो सिर्फ मार्क करा है कि यहाँ से ओरिजिन से नहीं बन रहा. या तो मैं बोलती ना कि यहाँ से जा रहा है ऐसे, या आई एम जस्ट पिन पॉइंटिंग कि यहाँ से ओरिजिन से इट विल नेवर बी फ्रेम्ड, नेवर एवर. व्हाई? बिकॉज वी नो यार भूखे तो नहीं मरेंगे ना, बेसिक नीड्स तो पूरी करेंगे ना, एंड देयरफॉर द कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो. एंड कंजम्पशन कर्व हम अभी मैंने डॉटेड क्यों बनाया है? डॉटेड इसलिए बनाया है क्योंकि अभी मुझे एग्रीगेट डिमांड भी बनाना है. ये तो मैंने आई एंड सी बना दिया. नाउ आई हैव टू डिराइव एडी कर्व विच इज सम ऑफ, एडी कर्व इज सम ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. तो ऑब्वियसली आई और सी को प्लस करके जो हमारा कर्व बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एडी कर्व विच इज सी प्लस आई. एंड इसको आप चाहो तो नाम दे दो यहाँ पर आर टी ऐसे. यहाँ पे तो एडी लिख ही दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता नेम करो या ना करो, बट यहाँ पर एडी लिखना जरूरी है. एंड एज यू कैन सी ये दोनों क्या है? पैरेलल. कैन यू सी दिस? एडी कर्व और कंजम्पशन कर्व पैरेलल है. क्यों? टेल मी व्हाई. हु विल टेल मी दिस पॉइंट? मैं यहाँ लिख देती हूँ. एडी एंड कंजम्पशन कर्व are parallel. Why? Why? मैम क्योंकि वो कांस्टेंट लेवल पर इंक्रीज हो रहा है. Perfect. Bingo. Because ADB उतना ही इंक्रीज हो रहा है जितना कंजम्पशन में इंक्रीज हो रहा है. देखो टेबल पे जाओ, टेबल में देखो 100 100 100 इनकम इंक्रीज हो रहा है, कंजम्पशन 80 80 80 80 80 एंड हर बारी AD में भी कितना इंक्रीज हो रहा है? 80 80 80 80. So that means जितना लेवल ऑफ कंजम्पशन में चेंज है उतना ही लेवल ऑफ चेंज एग्रीगेट डिमांड में. इसलिए दोनों क्या बन गए? पैरेलल कर्व्स. बिकॉज पैरेलल कर्व्स के लिए क्लास 9 10th में आपने पढ़ा था दैट द डिस्टेंस बिटवीन द टू शुड बी सेम, एंड देयरफॉर एडी कर्व एंड कंजम्पशन कर्व आर पैरेलल. एंड ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट गिव रीजंस, 1 मार्कर्स, ट्रू एंड फॉल्स, एजर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ. This is not just a time pass. This is very very important. इसलिए इतना patiently समझा रही हूँ. I'll repeat again जो मैंने बोला है. I am saying कि ये I हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व है. ये C हमारा कंजम्पशन कर्व है. इनकम बढ़ रही है, हम मान रहे हैं इनकम बढ़ रही है, तो इन्वेस्टमेंट में तो नो चेंज. इसलिए इन्वेस्टमेंट कर्व क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस. कंजम्पशन कर्व भी लिख देती हूँ. कंजम्पशन कर्व कैसा है? इट इज इंक्रीजिंग. व्हाई? बिकॉज इनकम इंक्रीजेस, कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस. क्यों? बिकॉज अभी हमने पीछे समझा था डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन. क्लियर? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कभी भी इनकम हमारी जीरो से कंजम्पशन हमारी जीरो से स्टार्ट नहीं होती.
Let me introduce something new to you all. That is ये वाला जो point है that I am going to mark. That is this part. And you see I have marked from C to O origin. इसको बोलते हैं minus C bar. What is this minus C bar? यहाँ मैं लिख रही हूँ minus C bar. क्या बोलते? Sorry, minus नहीं है. It's only C bar. It's only C bar, small c bar. And what is this small c bar? इस small c bar को हम बोलते हैं autonomous consumption. Autonomous consumption. और ये autonomous consumption कौन सी होती है? भाई जब आपकी इनकम जीरो थी तब आपकी कंजम्पशन कुछ ना कुछ पॉजिटिव थी. जब आपकी इनकम जीरो थी आपकी कंजम्पशन 40 यूनिट्स थी ना पीछे. दैट मीन्स वो जो 40 करोड़ आपकी जो कंजम्पशन थी उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन. तो जो जीरो लेवल पर इनकम, जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन होगी उस कंजम्पशन का नाम होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन. यहाँ पर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट भी थी, कंफ्यूज मत होना, बट वो चेंज नहीं होती. इट इज नॉट अफेक्टेड, विच इज आई बार. इसको हम आई बार भी बोलते हैं कई बारी, क्योंकि वो आप ग्रेजुएशन में जाके पढ़ोगे फर्दर. जब आप कल को बीकॉम ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीकॉम बीए करोगे तब भी ये सब चीज़ें आपके दिन दोबारा से आएंगी. नेशनल इनकम, ये पूरा जो मैक्रो पढ़ रहे हो ना, इट्स गोइंग टू हैव अ रिवर्स गियर इन योर सेमेस्टर 2, इन योर सेकेंड ईयर ऑफ इकोनॉमिक्स. क्लियर है ये पार्ट? इन्वेस्टमेंट कर्व, AD&C का रिलेशन, कंजम्पशन कर्व का रिलेशन. ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होती है? जीरो लेवल ऑफ इनकम पर, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो आपकी कंजम्पशन होती है उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन. चाहे तो आप लिख लो ऑटोनॉमस कंजम्पशन रेफर्स टू, ऑटोनॉमस कंजम्पशन रेफर्स टू, consumption refers to that level of consumption which is refers to that level of consumption which is attained at zero level of income, which is attained at zero level of income, to be very very precise. ठीक है, यही आपको याद रखना है मोटा मोटा. डायग्राम समझ में आया? ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन समझ में आया? कहाँ मैंने मार्क करा इसको? सी बार, ऐसे स्मॉल सी बार बोलते हैं. बहुत सारी नई चीजें आप लोगों के लिए, बट these all are important pointers. आगे बढ़े, यहीं पे ऐड ऑन कर देती हूँ. आई एम रिमूविंग दिस पार्ट, प्रोबेबली आपने लिख लिया होगा. आई नीड दिस डायग्राम. मेंशनिंग हियर पॉइंट नंबर 5, AD कर्व. कौन बताएगा AD कर्व कैसा है, सिवाय इसके कि वो बहुत सुंदर लग रहा है. AD कर्व कैसे है? AD कर्व कैसे है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है, अपवर्ड स्लोपिंग है? अपवर्ड स्लोपिंग है. तो क्या बोलेंगे AD कर्व क्या है? इज अ पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व. AD इज अ पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व. क्यों? बिकॉज जब इनकम राइज हो रही है तो एग्रीगेट डिमांड भी राइज हो रही है. बिकॉज जब तक इनकम राइज नहीं करेगी कंजम्पशन राइज नहीं करेगी, कंजम्पशन राइज नहीं करेगी तो एग्रीगेट डिमांड भी राइज नहीं करेगा. एज सिंपल एज इट इज. इट्स अ चेन. इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी. आप ऐसे भी बोल सकते हो.
एंड इसीलिए एडी कर्व भी क्या है, पॉजिटिवली स्लोप्ड है। और कंजम्पशन कर्व भी है, यहाँ भी लिख सकते हो आप, कंजम्पशन कर्व एंड एडी कर्व दोनों क्या है, पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व, दोनों के दोनों पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व है। मैम क्या डियर? मैम जैसे कि हम 11th में भी करते थे कि पूरा शेड्यूल बना के फिर उसका ग्राफ बना के उसको नीचे एक्सप्लेन करते थे, तो इस बार भी ऐसे ही करना है। इसमें भी यही करना है। अब कितने मार्क्स में आएगा मैम ये? मैम ये पूरा चैप्टर 12 मार्क्स का है, जिसमें Okay, सभी जो ma'am. आप टॉपिक्स पढ़ रहे हो ये सब 3 मार्कर्स वाले हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स Okay, हैं, ma'am. 1 मार्कर्स हैं। इस चैप्टर में कंटेंट बहुत ज़्यादा है, एज इन टॉपिक्स बहुत सारे हैं, तभी ये 12 नंबर का हुआ ना, इतनी वेटेज इसकी हाई है। तो इसमें टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा, आपका भी और मेरा भी, क्योंकि ओके मैम। क्योंकि ऑब्वियसली यार देखो, अब हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो जितनी देर में ये सब हमारा हो जाता है, हमें ऑनलाइन में थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज आप लोग मेरे सामने नहीं हो, मैं आपका फेस नहीं रीड कर सकती, आई एम नॉट गेटिंग योर एक्सप्रेशन, मुझे नहीं पता आप लोग कितना इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हो, आपको डाउट्स आ रहे हैं क्लियर, तो आप मान रहे हो मैं चाहे अपना 100% दे रही हूँ, बट वो फिर भी 99.9% ही रहता है, क्योंकि एक छोटा सा क्लिंच तो रहता ही है ना, दैट वी आर ऑनलाइन। तो इसीलिए मैं थोड़ा इसको आराम से करवा रही हूँ, बट दिस इज़ रियली ह्यूज एंड बट दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट। क्लियर हुआ ये पार्ट आप लोगों को अच्छे से? एग्रीगेट डिमांड अब मैं एक बार रिकॉल करवा देती हूँ आप लोगों को, और फिर इसकी एक बार इक्वेशन लिखवा दूंगी दोबारा से कि एग्रीगेट डिमांड हमने किया, हमने स्टार्टिंग से, आई थिंक एवरीबडी इज डन विद दिस। फिर 2 मिनट में कॉल बैक कर लूँ। So we started with what is aggregate demand. The aggregate demand means the demand of all the sectors of the economy, the entire economy as a whole, है ना, पूरी की पूरी, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि भाई हमारे 4 सेक्टर्स है इकोनॉमी में। वी हैव प्राइवेट हाउस होल्ड सेक्टर, जिसमें आप और मैं हैं, वी हैव द फर्म सेक्टर, वी हैव द गवर्नमेंट सेक्टर, वी हैव द फॉरेन सेक्टर। ये चारों सेक्टर्स हैं जिस पर हमारा क्या बेस्ड है, एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है। एंड देन एग्रीगेट डिमांड के बाद हमने बात करी कि हम इस एग्रीगेट डिमांड को 2 सेक्टर मॉडल में फर्दर क्लासीफाई कर रहे हैं, मतलब इसको प्रिसाइजली पढ़ेंगे कि आप भी समझ सकते हो। जैसे कि अगर अब हमने इनकम बनाया है तो इसका इफेक्ट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पे तो कर लिया, अब उसे फर्दर गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर पर ले जाना इट्स रियली डिफिकल्ट। सो आप लोगों के लिए इट विल बी टू अर्ली टू गेट इन टू ऑल दिस। सो हम एग्रीगेट डिमांड को 2 सेक्टर मॉडल में प्रिसाइजली पढ़ते हैं। वी हैव दी हाउस होल्ड, वी हैव दी फर्म्स, एंड इन दोनों को सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करता है वो है इनकम। सो ये इनकम इंक्रीज हो, पहले 0 है तब कंजम्पशन हमारी 0 नहीं है। अब मैं आपको बताऊँ तो ये है वो सी बार, अब पहचान में आया? वो जो मैं कह रही थी ऑटोनॉमस कंजम्पशन कौन सी है, वो ये है। जब इनकम 0 है, इस पर जो भी लेवल ऑफ कंजम्पशन होगी उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। देन दिस इज आवर इन्वेस्टमेंट, जो क्या है, कांस्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस। इनकम बढ़ रही है कांस्टेंट रेट से, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है कांस्टेंट रेट से, बट आपकी इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, ऑटोनॉमस है। एंड आपकी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, और आपकी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रही है। क्लियर है? इनकम राइज हुआ, कंजम्पशन राइज हुई, डायरेक्ट रिलेशनशिप। एज वी हैड टॉक्ड अबाउट, इनकम 0, कंजम्पशन कुछ तो होगी, बट वो पैसा कहाँ से आएगा, उसको हम बोलते हैं पास्ट सेविंग्स से लाएंगे। इनकम 0 है, कंजम्पशन 0 नहीं हो सकती, ये हमने डिटेल में पढ़ा है। देन टेकिंग इट फर्दर, अगर हम डायग्रामेटिकली बात करें तो ये हमारी लेवल ऑफ इनकम है एक्स एक्सिस पे, यहाँ पर वाई एक्सिस पे हमारे पास कंजम्पशन कर्व है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट कर्व है, और एग्रीगेट डिमांड कर्व है, जो डिराइव्ड है इन दोनों से। सो एडी के लिए कंजम्पशन का होना और इन्वेस्टमेंट का होना ज़रूरी है,
तो पहले हम कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट कर्व बनाते हैं, फिर उन दोनों के अबव एडी बनाते हैं। ये नहीं कि पहले एडी बना दोगे फिर सी और आई, क्योंकि एडी इज डिराइव्ड फ्रॉम सी एंड आई, तो पहले आई और सी बनेगा या सी और आई बनेगा फिर एडी बनेगा, ठीक है। देन इन जिसमें हमने पढ़ा इन्वेस्टमेंट क्या है हमारा कांस्टेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एडी एंड कंजम्पशन कर्व दोनों ही पैरेलल हैं, क्यों? क्योंकि भाई कंजम्पशन भी बढ़ रहा है और एडी भी बढ़ रहा है एट कांस्टेंट रेट, एंड इन दोनों का डिफरेंस हमेशा इक्वल रहेगा। देन हमने पढ़ा कि हमारी कंजम्पशन कर्व बढ़ रही है, पॉजिटिवली स्लोप्ड है, वाई? बिकॉज इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ रही है। और वैसे एग्रीगेट डिमांड कर्व का भी स्लोप क्या है? पॉजिटिवली स्लोप, बिकॉज इनकम बढ़ रही है तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रहा है। फिर ये हमारा ओ और सी के बीच का जो गैप है इसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, दैट इज एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। अब पूछो कोई डाउट्स? अब इसमें गिव रीजंस आ सकते हैं, जैसे कि क्या आई इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस? यस और नो? यस इट इज। व्हाई? बिकॉज ऑटोनोमस कंजम्पशन it is all because it is not affected by change in income, it always remains constant. Then AD and CC curve are always parallel to x axis? No, they are not parallel to x axis. Why? Because obviously income बढ़ेगा तो aggregate demand और consumption curve दोनों ही change होंगे और वो भी increase होते हैं, तो वो parallel कैसे हो सकते हैं? बल्कि वो तो positively sloped होते हैं। Yeah, what is the relation between income and aggregate demand? They are directly related. What is the relation between income and consumption? They are also directly related. What do you mean by autonomous consumption? भाई जब income zero होती है, जो हम फिर consumption करते हैं उसको बोलते हैं हम autonomous consumption. C बार क्या denote करता है? Autonomous consumption. इस तरीके के कुछ भी insider based, diagrammatic, schedule based questions will be there. So you have to accept this chapter, these upcoming chapters as a great challenge for macroeconomics. मेरे लिए भी एक challenging है कि every year I have to take this chapter, n number of times, because कई बार होता है one row में नहीं समझ में आता, so I have to even put in my more and more efforts. But obviously यार मैं expect करूँगी ना आप लोग भी अपना best दो, that ways.